नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? तो चलिए अपनी विज्ञान की कक्षा को रुचिपूर्वक आगे बढ़ाते हुए हम कक्षा 8 के पाठ कोशिका की संरचना, प्रमुख कोशिकांग व उसके कार्य को के अंतिम व चौथे भाग की तरफ अग्रसर होते हैं। बच्चों, पिछले भागों में हमने पढ़ा कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की आकृतियां कैसी होती हैं, इसका आकार कैसा होता है, कोशिका के लिविंग पार्ट्स कौन से होते हैं। हमने इसके 3 प्रमुख लिविंग पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम इस भाग में साइटोप्लाज्म के अंदर जो उसके कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं, उनके फंक्शंस और उनकी स्ट्रक्चर को जानेंगे व उनके आकार को पहचानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अपनी कॉपी पेंसिल के साथ आगे। बच्चों देखिए, ये किसका चित्र है? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी जाना है, यह सेल का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से लगा हुआ एक सेल ऑर्गेनल होता है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। यह न्यूक्लियर एनवलप इस सेल ऑर्गेनल के अंदर खुलता है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। एक तो देखिए, जिसके ऊपर आपको ये बिंदी नुमा रचनाएं दिखाई दे रही हैं, और दूसरा जिसके ऊपर आपको ये रचनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। यानी यह 2 प्रकार का हुआ। जिसके ऊपर बिंदी नुमा रचना दिखाई दे रही है, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसके ऊपर नहीं दिखाई दे रही है, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके आगे ये एक और ऑर्गेनेल आपको दिखाई दे रहा है, जिसको कहते हैं गोल्जी एपैरेटस। ठीक है बच्चों, तो ये 2 ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से फंक्शन में कंबाइंड रहते हैं। अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। यह कोशिका के अंदर झिल्लियों से बनी हुई रचना होती है, यानी मैम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह केंद्रक से शुरू होती है। जैसा मैंने आपको बताया है, यह केंद्रक के एनवलप इसमें आकर खुलता है। केंद्रक के एनवलप से शुरू होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाती है। यह कोशिका का स्केलेटल फ्रेमवर्क भी तैयार करती है, यानी कि यह पूरी कोशिका में एक स्केलेटल की तरह बिछी रहती है। यह 2 प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर बिंदी बिंदी दिखाई दे रही थी, उनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और दूसरी, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं दिखाई दे रहे थे, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करती हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस में मदद करते हैं, यानी ये लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है, यदि मैं इसको डिवाइड करूं इसकी स्पेलिंग को, तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। यानी कि यह साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ एक प्रकार का नेटवर्क है, जो कि ट्यूब्यूल्स से बना हुआ है, और कई सारी ट्यूब्यूल्स बिछी रहती हैं पूरी साइटोप्लाज्म में। ये फैला हुआ रहता है। अब ये ट्यूब्यूल्स क्या हैं? तो बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 प्रकार की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से बना होता है। ये होती हैं सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नीज हैं, ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड रहती हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी बड़ी सी चादर को आपने एक के ऊपर एक तह कर दिया हो, जैसे पंखा सा बना दिया हो, और एक के ऊपर एक फोल्ड होके ये लगी हुई होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नीज आपस में जुड़ी रहती हैं। देखिए, मैं दोबारा से इस चित्र को लेकर आई हूं। आप ये देखेंगे कि ये सिस्टर्नीज किस प्रकार से एक फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि आपको एक पजल गेम की तरह लगेंगी, और ये इस प्रकार से एक दूसरे से लिंक्ड रहती हैं। इनके अंदर एक प्रकार का फ्लूइड भरा रहता है। न्यूक्लियर
के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वहां से राइबोसोम्स न्यूक्लियर पोर से निकलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आकर लग जाते हैं और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये प्रोटीन्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन के अंदर सिंथेसाइज होती हैं और लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन के अंदर सिंथेसाइज होती हैं। यहाँ से ये वेसिकल्स के रूप में ये इनके छोटे छोटे वैक्यूल्स टाइप के वेसिकल्स यानी कि पुटिकाएं होती हैं, ये इनके अंदर थैले से बंद हो जाती हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स, और ये जो वेसिकल्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे बढ़ती हैं और ये जो दूसरा ऑर्गेनल है गोल्जी एपरेटस, इस गोल्जी एपरेटस के अंदर ये फ्यूज होती रहती हैं और इस गोल्जी एपरेटस का निर्माण करती हैं। यहाँ से ये जिस भी वैरायटी का कंपाउंड प्रोटीन या प्रोटीन से लिंक्ड होने वाले फॉस्फोलिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी कंपाउंड इन प्रोटीन्स के साथ में या लिपिड्स के साथ में फ्यूज होने होते हैं या नया कंपाउंड बनना होता है, सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये गोल्जी एपरेटस इन कंपाउंड्स को फॉर्म करता है और नई वेसिकल्स के रूप में इनको रिलीज करता है। और ये जो वेसिकल्स हैं, जहां सेल को आवश्यकता होती है, इन वेसिकल्स, सिक्रीटरी वेसिकल्स जो हैं, ये वहां पर जाकर फ्यूज हो जाती हैं और वो मटेरियल सेल के उस भाग को प्रोवाइड कराती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म में रहता है। गोल्जी एपरेटस दूसरा सेल ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म में रहता है। इनका फंक्शन मैंने आपको क्या बताया, ये सिक्रीटरी फंक्शन है। देखिए ये एक गोल्जी एपरेटस का इंडिपेंडेंट मैंने आपको चित्र लेकर आई हूँ। गोल्जी एपरेटस की जो शेप होती है, देखिए ये अलग अलग फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम सिस्टर्नीज कहते हैं। ये सिस्टर्नीज, ये जो गोल्जी एपरेटस है, इसके दो फेस होते हैं। इधर वाला फेस जो कि न्यूक्लियस की तरफ होता है, इसको सिस फेस कहते हैं, और ये बाहर की तरफ वाला फेस ये ट्रांस फेस कहलाता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले चित्र में दिखाया था कि जो ये गोल्जी एपरेटस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो निकलने वाली वेसिकल्स हैं, ये इसमें फ्यूज होती रहती हैं, इसकी सिस्टर्नीज बनाती हैं। इनके अंदर जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स फॉर्म होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं, वो सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई हो जाते हैं और फिर ये नया वेसिकल फॉर्म होकर यहाँ से रिलीज हो जाती हैं। इनको सिक्रीटरी वेसिकल्स भी कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि गोल्जी एपरेटस क्या है। गोल्जी एपरेटस मेम्ब्रेन से बना हुआ, फ्लूइड से भरा हुआ एक वेसिकल्स, वैक्यूल्स और क्लोज्ड सेक्स यानी कि सिस्टर्नी, क्लोज्ड यानी कि ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, ये सिस्टर्नी से बनी हुई रचना है। एनिमल सेल में, अब मैं दोनों प्रकार की सेल्स की बात करूंगी, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में इसको गोल्जी एपरेटस के नाम से जाना जाता है और यह न्यूक्लियस के पास स्थित होता है, जबकि प्लांट सेल में यह डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है और यह प्लांट सेल में एक फ्री यूनिट है, ये तैरता रहता है और ये केंद्रक के पास ना होकर सरफेस की तरफ यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मिलता है। गोल्जी एपरेटस के न्यूक्लियस की तरफ की सरफेस को सिस फेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस की तरफ को ट्रांसफेस कहते हैं। गोल्जी एपरेटस की सिस्टर्नीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डराइव हो रही वेसिकल्स के फ्यूज होने से बनती हैं और ट्रांसफेस से न्यू वेसिकल्स डिस्चार्ज होती रहती हैं, जो कि सेल के लिए यूजफुल सब्सटेंस लेकर जरूरत के स्थान तक पहुंचती हैं। तो बच्चों, ये हमने जाना कि गोल्जी एपरेटस किस प्रकार कार्य करता है और यह किस प्रकार इसका कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिंक्ड है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य किस प्रकार न्यूक्लियस से लिंक्ड है। तो ये तीनों ऑर्गेनल्स लिंक होकर काम करते हैं और इनको काम करने के लिए दूसरे ऑर्गेनल्स सपोर्ट करते हैं। इनका कार्य क्या है? लाइसोसोम्स बनाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना, सिक्रीटरी वेसिकल्स प्रोड्यूस करना। बच्चों देखेंगे अब हम आगे कि लाइसोसोम्स क्या हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जो भी कुछ
वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर बन रहा है, अब उसको भी तो खत्म करना है। तो ये लाइसोसोमल एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से प्रोड्यूस होते हैं, वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन में होते हुए गोल्जी एपरेटस में जाते हैं और लाइसोसोम्स के रूप में तैयार करके अलग कर दिए जाते हैं। और जिस वेस्ट मटेरियल को खत्म करना होता है, ये लाइसोसोमल एंजाइम्स उनको खत्म कर देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तैयार की जाती है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन व स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड की सिंथेसिस होकर गोल्जी एपरेटस में भेजे जाते हैं, वहां से वेसिकल्स के द्वारा सिक्रेटेड सब्सटेंस के रूप में कोशिका में जहां जरूरत होती है वहां इनको भेजा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम अगले ऑर्गेनेल के बारे में जानते हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें भी एनवेलप होता है, मेम्ब्रेन का एनवेलप होता है। इसकी इनर मेम्ब्रेन देखिए, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये इंटर मेम्ब्रेन यानी इनर और आउटर के बीच की जो मेम्ब्रेन है इसको इंटर मेम्ब्रेन कहा गया है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो कि ल्यूमेन है एक प्रकार का, ठीक है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये देखिए आपको इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्रिस्टीज कहा जाता है। ये इस प्रकार के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले फंक्शंस के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं। ये डीएनए होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जब सेल को जितनी माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटी आकार की रचना होती है। यह डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि एक एनवेलप बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन एनवेलप की इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की ल्यूमेन में फोल्ड्स बनाती है। यह इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इन क्रिस्टी पर छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑक्सीसोम्स लगे होते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल होती है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, इसलिए ये जो ऑक्सीसोम्स हैं यहाँ पर ये रिएक्शंस होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमेन में प्रोटीनस जेल लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, इसमें डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। बच्चों इसका कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए हेल्पफुल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जब इसके अंदर रिएक्शंस होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ अदर सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो उस समय पर इसके अंदर से एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं? ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। यह एनर्जी रिच मॉलिक्यूल सेल में होने वाली क्रियाओं में, जो सेल में जो क्रियाएं हो रही हैं, अब क्रियाएं ऐसे तो होंगी नहीं, उनके लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं उसमें प्रोड्यूस होने वाले जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को सेल को प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो सारी रिएक्शंस होती रहें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से सेल को इसकी सभी क्रियाओं को होने के लिए पावर मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जरूरत के अनुसार खुद को रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है। अब बच्चों देखिए नए ऑर्गेनेल की तरफ हम चलते हैं, प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स को हम लवक भी कहते हैं। प्लास्टिड्स केवल प्लांट्स में मिलते हैं, प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं। ये देखिए मैं आपको आगे लेके चलूंगी। प्लास्टिड्स ये 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड्स को लवक भी कहते हैं, ये प्लांट सेल में मिलते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स में डीएनए पाया जाता है और जरूरत पड़ने पे ये भी अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट।
ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ये कलर देते हैं अदर देन ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, इसका कार्य अलग होता है। अब मैं आपके सिलेबस में 8th क्लास में केवल क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया है। तो क्लोरोप्लास्ट को हम हरित लवक भी कहते हैं क्योंकि ये हरे रंग का होता है। ये हरे रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट कौन से प्लांट्स में पाया जाता है? हायर प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गीज में पाया जाता है, यानी कि शैवाल में पाया जाता है। इसमें एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। अच्छा, ये क्लोरोफिल का क्या काम है? ये क्लोरोफिल पौधों में भोजन बनाने में सहायक होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों पाया जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के दो भाग होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पोर्शन में पाया जाता है। यह भी क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो जब क्लोरोफिल ग्रेना में पाया जाता है, इसका मतलब जो क्लोरोफिल जो ग्रेना है, यहाँ पर जो सनलाइट है जब पत्तियों के ऊपर पड़ती है तो ये सनलाइट क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है। और क्लोरोप्लास्ट किस पोर्शन में अब्सॉर्ब करता है? ग्रेना में। और ग्रेना में कौन अब्सॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद ग्रेना एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को शुरू करने में का कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को स्थान देता है। देखिए, ये लीफ है। लीफ का यदि हम यदि काट के सूक्ष्मदर्शी में देखें तो उसमें इस प्रकार से ये बीच में सेल्स दिखाई देती हैं। इनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। इन सेल्स के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रही हैं स्ट्रक्चर्स, ये क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो आपको थैले जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये ग्रेना पोर्शन है इसका। और ये जो बीच में येलो येलो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, ये इसका स्ट्रोमा पोर्शन है। तो जो हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रेना, यानी कि ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो बच्चों, इस तरह आपने ये जाना कि प्लास्टिड्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। प्लास्टिड्स को प्लांट्स की रसोई घर यानी किचन कहा जाता है क्योंकि प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए बच्चों, अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस देखते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? जो प्लांट सेल है, इसके बाहर ही बाहर सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको कि हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि उसको हार्डनेस देती है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसके अंदर वैक्यूल बहुत बड़ी होती है और न्यूक्लियस, जैसा कि आपको बताया, ये परिधि की ओर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है। और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। वैक्यूल्स बड़ी नहीं होती हैं, छोटी होती हैं और कई हो सकती हैं। न्यूक्लियस केंद्र में स्थित होता है। देखिए, मैं आपको अभी दोनों सेल्स के चित्र दिखाऊंगी। ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल, आप इसको देख के पहचान सकते हैं। दूर से ही कुछ और ना पहचाने तो वैक्यूल से पहचान सकते हैं। इसके अंदर ये वैक्यूल होती है जो कि बहुत बड़ी होती है, इसके अंदर वैक्यूल छोटी होती है। तो ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। इसके ऊपर जैसे एग होता है, एग के ऊपर एक शेल लगी होती है, ऐसे ही प्लांट सेल के ऊपर एक सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल के ऊपर नहीं होती है। देखिए, इसका जो केंद्रक है इस वैक्यूल की वजह से साइड में खिसका हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ खिसका हुआ है, और इसका जो केंद्रक है वो सेंटर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके लिए अंतर है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो बच्चों, अब ये मेरा पाठ यहाँ खत्म होता है। आपको इस पाठ के अंतर्गत मैंने आपको सेल ऑर्गेनल्स, मेन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया, उनके फंक्शंस के बारे में बताया, और कोशिकाएं किस प्रकार जुड़ जुड़कर टिश्यूज बनाती हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब अगले पार्ट में मैं आपको पादप ऊतकों के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। विज्ञान की रोचक कक्षाओं में
चित्र के साथ समझने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।